नमस्कार दोस्तों, अवतार आईएएस अकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 32 से 35 के बारे में होगा और वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के संबंध में बात कर रहे हैं, जिसमें आर्टिकल 32 से 35 तक दिए गए हैं। आर्टिकल 32 से 35 तक संवैधानिक उपचार के अधिकारों का मतलब क्या होता है? मतलब संविधान ने जो आपको अधिकार दिए हैं, अगर उन अधिकारों का उल्लंघन होता है या उन अधिकारों से संबंधित कोई प्रॉब्लम आता है तो किस प्रकार से विधि विधान के द्वारा, किस प्रकार से जुडिशियरी के द्वारा या संवैधानिक विधानों में किस प्रकार से उसका उपचार किया जा सकता है। उपचार का मतलब होता है ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जा सकता है। ये आर्टिकल 32 से 35 तक दिए गए हैं। तो संवैधानिक उपचारों में हम 5 प्रकार की रेटों को पढ़ते हैं। ये 5 प्रकार की रेटें बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस यानी परमादेश, मैंडामस और प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन और उत्प्रेषण और यानी सेरेटरी और अधिकार परीक्षा यानी क्यू वारंटो है। देखो, अगर इन शब्दों पे ही हम ध्यान देते हैं तो ये शब्द ही अपना अर्थ बता देते हैं, बशर्ते इन शब्दों के अर्थ को समझने की कोशिश करना है। ये जो रेट 5 प्रकार की रेटें ली गई हैं, ये रेटें हमने कहाँ से ली गई हैं? तो ये रेटें हमने जो है ना वो ब्रिटिश लॉ से ली गई हैं, मतलब ब्रिटेन की विधान से ली गई हैं। आखिर इन रेटों की हमें जरूरत क्या पड़ी? तो इन रेटों की जरूरत के लिए देखो, ब्रिटेन के अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस पे जाते हैं प्राचीन समय में, तो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस जो है ना बहुत शार्प रहा है। देखो, आपने देखा होगा कि ब्रिटेन का जो संवैधानिक विधान है, जो डेवलपमेंट रहा है ब्रिटेन का, और ब्रिटेन की जनता के लिए जो भी कानूनों का निर्माण हुआ है धीरे धीरे क्रमिक रूप से, इस कानून के निर्माण में एक बहुत बड़ा एक राज छुपा हुआ है। ये राज कैसा है कि आपने देखा होगा दुनिया के सभी देशों में क्रांतियां हुई हैं, दुनिया के सभी देशों में औद्योगिकरण हुआ है। औद्योगिकरण से एक सर्वहारा वर्ग उभर के सामने आया। सर्वहारा वर्ग का मतलब होता है जो नया लेबर वर्ग है, जो उद्योगों में काम करता है। तो इसी प्रकार से विद्वानों ने कहा था कि जब जहाँ पे भी जो है ना पहले औद्योगिकरण होगा, वहाँ पे सबसे पहले सर्वहारा वर्ग का विद्रोह व क्रांति होगी, और क्रांति इस पूरे व्यवस्था को जो है ना परिवर्तित कर देगी। और लेकिन ऐसा ब्रिटेन के संबंध में नहीं हुआ, क्योंकि ब्रिटेन के संबंध में जो राजशाही थी वो काफ़ी उदार थी। जैसे जैसे ब्रिटेन के संबंध में जो है ना कोई विद्रोह की भावना उभर के सामने आती थी तो राजशाही थोड़ा सा झुक जाती थी, और वो अपनी जब वो सर्वहारा वर्ग या जो अन्य वर्ग या जनता जो मांगे रखती थी अपनी, तो राजा उसकी कुछ मांगों को मांग लेता था और क्रांति को टाल देता था। ब्रिटेन में यही चलता आया है, इसलिए एक लंबे अरसे तक ब्रिटेन में जो है ना यानी कि बहुत बड़ी कोई क्रांति नहीं हुई। क्रांति ना होने का कारण उनकी कानून व्यवस्था थी। मतलब ब्रिटेन का राजशाही वंश जो है ना बूर्बो वंश की तरह हठ धर्मी नहीं था। वो जो है ना रूस के जो है ना वंश की तरह जो है ना वो हठ धर्मी नहीं था, या अन्य ऑस्ट्रिया या अन्य जो राज्यों में जो गवर्निंग पावर थी यानी राजा थे उनकी तरह हठ धर्मी नहीं था। वो काफी उदार था और वो झुक जाता था। और यही विधान हमने जो है ना यहाँ से रेटों का ले लिया, क्योंकि उनकी विधि विधानों का जो डेवलपमेंट हुआ है वो जनता के पक्ष में ज़्यादा हुआ है। वो ब्रिटेन की जनता के पक्ष में, ब्रिटेन के जो वर्कर हैं या जो कम्युनिटी है उसके पक्ष में ज़्यादा हुआ। उसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई, उसके प्रति ज़्यादा उदारता दिखाने की कोशिश की गई। ब्रिटेन के महाराज जो अपनी जनता को अपनी प्रजा के रूप में, वास्तविक प्रजा के रूप में एक तरह से स्वीकार करने लगे। इसलिए आपने देखा होगा कि ब्रिटेन में किसी राजवंश की या किसी राजा की हत्या नहीं की गई, जैसे कि फ्रांस में हत्या कर दी गई थी लुई 16वें के। ऐसा कोई ब्रिटेन में विधान नहीं देखता है। तो कारण यही है कि उनकी विधियों में उदारता है, तो ये व्यवस्था हमने वहाँ से ले ली है। तो बात आती है कि भाग 3 में, जो संविधान के भाग 3 में जो है ना हमको मूल अधिकार दिए गए, इन मूल अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में इसको संरक्षण प्रदान किया गया है इनके द्वारा। यानी आर्टिकल 32 के तहत हमारे फंडामेंटल राइट्स का अगर उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत यानी 226 के तहत हाई कोर्ट में हम याचिका दायर कर सकते हैं। तो इन याचिकाओं में हम सबसे पहले देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण को। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब ही होता है कि बंदी व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से सामने उपस्थित करना सशरीर। तो यही जो है ना बंदी प्रत्यक्षीकरण है। इस रिट के द्वारा जिस प्राधिकारी के द्वारा उस व्यक्ति का निरोध किया जाता है यानी उसको बंदी बनाया जाता है, यह रिट जो है ना उस प्राधिकारी के यानी उस अधिकारी के खिलाफ जो है ना
जो कोर्ट के द्वारा जो है जारी की जाती है कि संबंधित व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर सशरीर मतलब शरीर सहित न्यायालय में उपस्थित किया जाए। लेकिन इस 24 घंटे में जो यात्रा का समय है वो यात्रा का समय नहीं है, वो यात्रा का समय अलग से है। क्योंकि जो संविधान विधि थी या संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो उस समय आपने देखा होगा कि अदालतें जो है ना बहुत दूर हुआ करती थी। दूर से क्या, अदालतें तो जहाँ थी बड़े बड़े शहरों में, अब तो बहुत छोटे छोटे शहरों में कस्बों में भी कोर्ट पहुंच गए हैं, अदालतें पहुंच गई। पहले ऐसा नहीं था, बड़े बड़े शहरों में अदालतें थी। अगर किसी व्यक्ति को किसी दूरस्थ क्षेत्र से 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर से उठाया जाता था, वो ट्रांसपोर्टेशन कम था तो वहाँ से यहाँ तक लाने में समय लगता है, तो उस समय को जो है ना अलग रखा गया था। लेकिन आजकल के विधान में इसका कोई अर्थ नहीं रह गया है, क्योंकि कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आप जाओगे तो 24 घंटे के अंदर अंदर की यात्रा में आपको हर हालत में अदालत मिल जाएगी, तो आप उस अदालत में पेश कर सकते हैं। तो जो प्राधिकारी किसी व्यक्ति को निरोध करता है, मान लो कोई प्राधिकारी जो है ना चेन्नई से किसी व्यक्ति को उठाता है, तो वो चेन्नई में ही अदालत में उसे पेश देता है, उसे उपस्थित करवा के और वहां से अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा के संबंधित व्यक्ति को साथ में लेके जो है ना फिर अपने क्षेत्र में चलाता, यानी अपने राज्य में चला आता और उसके बाद अपनी राज्य की अदालत में पेश कर देता है। तब फिर कोई दिक्कत नहीं होती। तब तक उसकी उस यात्रा समय में लाने की जिम्मेदारी उस प्राधिकारी की होती है। यदि उस बंदी व्यक्ति के साथ कुछ भी घटना घटती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी संबंधित व्यक्ति की होती है, प्राधिकारी की होती है, जो प्राधिकारी उसको लेके आ रहा है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो मतलब होता है कि न्यायालय के समक्ष आप उसे उपस्थित करो और न्यायालय ये देखेगा कि जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है वो व्यक्ति जो है ना निर्दोष है या दोषी है। अगर दोषी होता है तो जो प्राधिकारी है वो उसके दोष मतलब जिस हिसाब से उसे दोषी रखा गया उसके अगेंस्ट में जो है ना साक्ष्य पेश करता है कि संबंधित व्यक्ति इस प्रकार से दोषी है। और अगर वो साक्ष्य पेश नहीं कर पाता है तो जो न्यायालय उसे है निर्दोष घोषित करके जो है ना उसे मुक्त करने का अधिकार रखता है और उसे मुक्त कर देता है। इसके तहत जो है ना हम कुछ अपवाद भी देखते हैं, यानी किन किन कंडीशन में जो है ना ये रिट जारी नहीं की जा सकती है। यहाँ पे पहली कंडीशन हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति निरुद्ध होता है तो न्यायालय की अधिकारता मतलब जिस व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है अगर वो व्यक्ति जो है ना न्यायालय की अधिकारता के बाहर है तो फिर न्यायालय जो है ना इसमें हस्तक्षेप नहीं करता है, अर्थात बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है ना उस पर लागू नहीं होता है। यहाँ पे मतलब होता है कि जिस व्यक्ति को न्यायालय के बाहर है मतलब कि उसके राज्य क्षेत्र के, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्र है, सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्र कहाँ तक तो आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्र संपूर्ण भारत के बॉर्डर लाइन के अंदर है। हाई कोर्ट का क्षेत्र कहाँ तक है तो हाई कोर्ट का आप देख सकते हैं कि अपने संपूर्ण राज्य क्षेत्र के अंदर है। और अगर किसी व्यक्ति को बंदी बनाने के लिए जाते हैं तो बाकायदा अथॉरिटी लेना पड़ती है, दूसरे राज्य को सूचित करना पड़ता है, वहाँ पे जो प्राधिकारी उस राज्य की हेल्प लेता है तभी व्यक्ति को बंदी बनाता है। तो इस प्रकार के विधि विधान है और फिर वहाँ पे उपस्थित करवाता है। तो जो जहाँ तक जो आपका जो जुडिशियरी का जो राइट्स बनता है वो वहीं तक जो है ना वो कर सकता है। अगर उसके राइट्स के बाहर अधिकार क्षेत्र के बाहर है तो फिर ये रिट जारी नहीं की जाती है। दूसरे तरह से इसको देखते हैं कि जब कोई निरुद्ध व्यक्ति न्यायालय के द्वारा अपराधी यानी दोषी घोषित कर दिया गया हो, दोष सिद्ध हो गया हो, तो फिर ऐसे व्यक्ति पे बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जो है ना नहीं याचिका नहीं लगाई जा सकती है। और तीसरी कंडीशन में देखते हैं किसी अभिलेख न्यायालय के द्वारा या संसद के द्वारा उस व्यक्ति के द्वारा कोई अवमानना की गई हो, तो अवमानना में जो उस पर कार्यवाही की जाती है तो ऐसी कार्यवाही के लिए जो है ना बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी नहीं की जा सकती है। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं हमारे यहाँ लोअर हाउस में और अपर हाउस में, मतलब लोकसभा में और राज्यसभा में कुछ विशेषाधिकार है व्यक्तियों को। अगर उन विशेषाधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो हाउस को राइट्स होता है, स्पीकर को राइट्स होता है, हेड ऑफ द हाउस को राइट्स होता है कि वो किस प्रकार से दंडित करता है उस व्यक्ति को। तो ऐसी कंडीशन में जब वो दंडित करता है ऐसी कंडीशन में आप रिट दायर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ जुडिशियरी राइट्स उनके हाउस के अंदर उस हेड ऑफ द हाउस को दिए गए हैं। इसमें न्यायालय इंटरफियर नहीं करता है। या कोई व्यक्ति जो है ना अभिलेख न्यायालय के द्वारा जो है ना या कोई कानून से दोषी माना जाता है तो फिर ऐसी कंडीशन में जो है ना हम ये रिट याचिका दायर नहीं कर सकते। दूसरी कंडीशन हमारी बनती है परमादेश की। परमादेश का मतलब होता है मैंडेमस यानी परम आदेश, मतलब हम सुप्रीम आदेश दे रहे हैं, हम आदेश देते हैं। तो हम आदेश किसके लिए, मतलब हम कौन है, ये हम जो है ना जुडिशियरी है, न्यायालय है। यह रिट तब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति लोक प्राधिकारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन से इनकार कर देता है। मतलब जिस पद पे वो बैठा है जो उसका कर्तव्य है, अगर ऐसे
कर्तव्यों के निर्वहन से वो इनकार कर देता है, तब जो है ना आवेदक लोक प्रकृति के किसी विधिक कर्तव्य के उपचार या कोई लोक प्रकृति का कोई विधिक कर्तव्य उसका उपचार नहीं हो रहा हो तो फिर ये परमादेश जारी किया जाता है। यहाँ पे तब रिट जारी की जाती है जब अधिकारी कोई आवेदक जो है ना वो किसी अधिकारी के खिलाफ इस प्रकार से विधि के अनुपालन करवाने के लिए इस रिट को याचिका को डाल के जो है ना न्यायालय के द्वारा उसके कर्तव्य पालन के लिए बाध्य करता है। कहने का मतलब है कि इस प्रकार की याचिका याची डालकर कहाँ पर, न्यायालय में, उस व्यक्ति को न्यायालय उसके कर्तव्य पालन के लिए बाध्य करता है कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, जिस प्रकार से आपने देखा होगा। लेकिन ये इस चीज को ध्यान रखना है, हमारे यहाँ विधि को और रिटों को समझना अलग अलग जरूरी है। देखो विधि जो हमारे यहाँ बनी हुई है, अगर कोई अधिकारी अगर अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है और वो कर्तव्यों का पालन ना करे तो इसके लिए हमारे पास विधि विधान है, उसको पनिष्ड विधि विधान से किया जाएगा। और अगर वो कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है और उसके लिए कोई विधान नहीं है तब ये रिट जारी की जाती है। दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। मतलब कभी कभी कुछ ऐसी नई चीज़ें आ जाती हैं जिन नई चीज़ों का कॉन्स्टिट्यूशन और विधिक विधान में जो है ना उनका उल्लेख नहीं होता है, तो इसके लिए जो है ना फिर उसको इस प्रकार की रिट दायर करके जो है ना उसे बाध्य किया जाता है कर्तव्य करने के लिए। अन्यथा हमारे पास पूरे विधि विधान है। किसी भी आप पोस्ट पर बैठे, आप अपने पोस्ट के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए जो है ना हमारे पास लॉ है, आपको मजबूर किया जाएगा, लॉ के द्वारा मजबूर किया जाएगा। ऐसा नहीं कि अगर किसी अधिकारी ने आपका काम नहीं किया, आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाया या कुछ नहीं बनाया, आप सीधे चले गए कि साहब ये जो है ना अधिकारी ने अपने कर्तव्यों का पालन, उसके लिए लॉ है हमारे पास, उस चीज़ को समझना पड़ेगा। और जब उसके लिए लॉ है तो हम उसके अनुसार जो है ना उसकी रिपोर्टिंग करेंगे, उसके अनुसार उसकी कंप्लेन करेंगे, उस विधान में जाएंगे, हम थोड़ी उसके लिए रिट दायर करेंगे। यहाँ मूल अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में जब कोई प्राधिकारी इनका मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो न्यायालय उसे ऐसा उल्लंघन करने से रोकता है और उसके कर्तव्यों के पालन के लिए बाध्य करता है। संविधान, विधि, नियमों के द्वारा जो अधिरोपित कर्तव्यों को करने के लिए उसे दिशा निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार जो है ना उसे कार्य करना पड़ेगा। इस विधान से इसे समझा जा सकता है। और जो न्यायालय या कोई अधिकरण होता है इसको अपनी अधिकारता का प्रयोग करने के लिए, मतलब न्यायालय का काम है निर्णय देना, न्यायिक विधान को इम्प्लीमेंट करना, तो उसको कैसे फील होगा, न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि या उस अधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि आप अपनी अधिकारता का इसमें प्रयोग कर सकते हैं जिससे कि आप लोगों को बाध्य करें कि वो अपने कर्तव्यों को निर्वहन करें। आप देखिए ना, आप अगर न्यायालय के पास जाते, कभी कभी न्यायालय को आपने देखा होगा स्वयं में संज्ञान को ले लेता है मामलों को। कभी कभी आपने देखा होगा न्यायालय जो है ना जिनसे संबंधित विधियां नहीं होती हैं, मान लो कभी मोबाइल नहीं था, पहले कभी मोबाइल आओगा, मोबाइल से कोई घटना घटी होगी, मोबाइल से कोई घटना घटी हुई, आप कंप्लेन के लिए गए, अधिकारी ने कंप्लेन नहीं लिखी, तो फिर अब उससे विधान नहीं है संबंधित, उससे अब तक कानून नहीं बना था। संविधान विदों ने 1946 में नहीं सोचा होगा कि मोबाइल नाम का कोई प्राणी अस्तित्व में आएगा, मोबाइल नामक प्राणी से जो है ना साइबर क्राइम होगा, या जो अभी जो इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी माध्यम चल रहा है उससे कोई साइबर क्राइम होगा, वो तो अब कभी सपने में नहीं सुना होगा। तो इस प्रकार की विधि विधानों के लिए हम इसे इम्प्लीमेंट करते हैं, इस पर लागू करते हैं, इनको हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं और इस प्रकार से जो है ना ये विधि को अपनाया जाता है। और जब किसी लोक प्राधिकारी या सरकार को इसके द्वारा यह निर्देश देने के लिए भी यह निर्देश दिया जाता है कि वह कोई ऐसा विधि ना बनाएं या ऐसी किसी विधि को लागू ना करें जो असंवैधानिक हो, गैर संवैधानिक हो, इस प्रकार की विधि को लागू ना करें, ये भी इसी के तहत देखा जाता है। कुछ इसमें अपवाद हैं, जैसे प्रेसिडेंट या गवर्नर जब अपने कर्तव्यों का, अपने पद पर बैठते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, तो इस प्रकार से जो है ना इस उनकी शक्तियों के या कर्तव्यों के प्रयोग में आप इस प्रकार की रिट को जो है ना आपको जारी नहीं कर सकते हैं, निर्देशित नहीं कर सकते हैं, आप उसके लिए याचिका नहीं लगा सकते हैं। प्राइवेट व्यक्ति है या कोई प्राइवेट निकाय है, इसके विरुद्ध भी आप याचिका नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट व्यक्ति और प्राइवेट निकाय के लिए हमारे पास अलग से विधि विधान है और उस विधि विधान के हिसाब से उसे दंडित किया जाता है। तो इस जो परमादेश था हमारा, इसको इसी संदर्भ में देखना था। तीसरा हमारा जो है ना वो आता है प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है कार्य करने से रोकना। कार्य करने से रोकना मतलब अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध
कि उन्हें जो है ना अधिकारता से बाहर कार्य करने के लिए रोका जाता है। यानी अपर न्यायालय के द्वारा, उच्च न्यायालय के द्वारा, उच्च न्यायालय से हाईकोर्ट नहीं है मेरा मतलब, अपर न्यायालय से मतलब मेरा ऊपर के न्यायालय के द्वारा, अपर न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय, उसके अधीन जो न्यायालय आता है, उन न्यायालयों को अपनी अधिकारता से बाहर कार्य करने से रोका जाता है यहाँ पर, कि वो अपनी सीमा में कार्य करें, और उन्हें बाध्य किया जाता है, उन्हें अपनी सीमा में कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है। इसलिए ये प्रतिषेध है, यानी प्रोहिबिशन, उनको कार्य करने से रोका जाता है जिससे कि वो अपनी सीमा के बाहर कार्य न करें। अगला जो है ना उत्प्रेषण है। उत्प्रेषण यानी सेरेटरी। उत्प्रेषण में हम क्या देखते हैं, उत्प्रेषण का मतलब ही क्या होता है। देखो प्रतिषेध का मतलब होता था रोकना, उत्प्रेषण, उत माने ऊपर की ओर, प्रेषण मतलब प्रेषित करो, ऊपर की ओर प्रेषित करो। इसका मतलब ये है कि जो निचली अदालतों में लंबित मामले होते हैं, वो लंबित मामलों को हायर अदालत मतलब हायर कोर्ट जो है ना, उच्च न्यायालय जो है ना, उच्च न्यायालय से मेरा मतलब हाई कोर्ट से नहीं है, इस बात को आप समझना, मतलब ऊपर की अदालत ऐसे मामलों को, जो लंबित मामले हैं निचली अदालतों में, वो अपने पास मंगा लेते हैं कि निर्णय निर्माण के लिए या निर्णय देने के लिए वरिष्ठतम न्यायाधीश के पास या वरिष्ठतम न्यायालय के पास जो है ना, ये वाद भेजा जाए, ये मुकदमा भेजा जाए या केस भेजा जाए। ऐसी कंडीशन तब बनती है जब देखते हैं कि अगर सामान्य कोई विधान होता है, सामान्य कोई रूल्स होता है, या सामान्य कोई मतलब रूलिंग होती है या वाद होता है, तो उसमें न्यायालय जो है ना हस्तक्षेप नहीं करता। लेकिन न्यायालय को, अगर अपर न्यायालय को ऐसा लगता है कि इससे जो है ना एक बड़ा बदलाव देखा जा सकता है, वो मैटर संवैधानिक विधान का है या संवैधानिक विधान से संबंधित है, या वो मैटर जो है ना कम्युनिटियों से संबंधित है, उससे कोई बहुत बड़ा विध्वंस हो सकता है, निचली अदालतें अगर निर्णय देती हैं तो उनके निर्णय से जो है ना समाज में एक विद्रोह की भावना पनप सकती है। इस प्रकार के जो संवेदनशील मामले होते हैं, ऐसे संवेदनशील मामले जो लंबित पड़े रहते हैं, जिनसे एक समाज में बड़े बदलाव, कल्चर में बड़े बदलाव का या विध्वंस की भावना या जो इस प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होने की संभावना होती है, ऐसे मामलों को अपर न्यायालय जो है ना अपने पास मंगा लेता है। इसको बोलते हैं उत्प्रेषण, यानी ऊपर की ओर प्रेषित करो या निर्देशित करता है निचली अदालतों के लिए, अपर कोर्ट निर्देशित करता है, ये उत्प्रेषण कहलाता है। अगला है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा यानी क्यों वारंट। तो अधिकार परीक्षा से मतलब खुद ही होता है। देखो इसका अर्थ सीधा सीधा निकलता है कि आपने जो काम किया वो किस अधिकार से किया है, आपने जो काम किया वो किस अधिकार से किया, वही तो अधिकार परीक्षा है। अर्थात यहाँ पर क्या होता है कि उस व्यक्ति के विरुद्ध ये रिट जारी की जाती है जो लोक पद को धारण करता है, और जिस पद को धारण वो करता है उस पद को धारण करने का उसे अधिकार नहीं है, या जो कार्य वो करता है उस कार्य को करने का उसे अधिकार नहीं है। तो ऐसे लोक पद से इसे मुक्त कराने के लिए ये रिट जारी की जाती है। यानी न्यायालय उस व्यक्ति के जो दावा करता है, वह व्यक्ति जिस पद को धारण किया उसके दावे की वैधता की जांच करता है, और अगर जांच में वो वैध नहीं पाया जाता है तो उसे पद से न्यायालय निष्कासित कर देता है। अधिकार परीक्षा से मतलब सीधा ओवरऑल एक व्यूज में समझें कि आपने जो लोक पद धारण किया है वो लोक पद किस अधिकार से धारण किया है, आप जो इस लोक पद पर बैठ के कार्य कर रहे हैं वो किस अधिकार से कार्य कर रहे हैं। आप अपनी वैधानिकता को न्यायालय के समक्ष पेश कीजिए, और न्यायालय अपने उसकी जांच करता है, और जांच करके उसके वैध अवैध पद की जो मतलब निर्णय होता है उस निर्णय का डिसीजन लेता है। ये आपका अधिकार परीक्षा था, और अगले चरण में हम जो है ना किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। For important updates, you can join us Facebook, Instagram, WhatsApp and Telegram. Links provided in the descriptions. Thank you.